का आरंभ हम करते हैं उत्तर रामचरित्र के सुभाषित के साथ। राक्षसी माहुः सायोनिः सर्ववैराणाम् सा हि लोकस्य निर्वृतः सा हि लोकस्य निर्वृतः। तो ये हमने आपको संस्कृत में सुभाषित सुनाया। अब इसका अर्थ है दरअसल मूर्ख और घमंडी व्यक्ति से बचने को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा था, और क्योंकि ऐसी वाणी सभी झगड़ों की जड़ और संसार के विनाश का कारण बनती है। और इसी के साथ चलिए एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। बिल्कुल, और खबरों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे जी। साथ ही किस तरह की तैयारी है इलेक्शन कमीशन की तेलंगाना, जिसमें विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, उसको लेकर हम आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी कारोबार, खेल और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की भी, लेकिन रुख सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का करेंगे दौरा। पीएम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आज से तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी व्यापक समीक्षा। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए कैटालिन कारिको और ड्रूयू वीस मैन को मिला नोबेल। इनकी खोज की बदौलत mRNA वैक्सीन का विकास हो पाया संभव। खेल की खबरों में एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत और नेपाल के बीच मुकाबला जारी। आज मुक्केबाजी, कयाकिंग, कैनोइंग, स्क्वैश और बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी बिखेरेंगे जलवा। अब तक भारत ने 13 स्वर्ण के साथ जीते कुल 60 पदक। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से पहले वार्म अप मुकाबले में आज नीदरलैंड्स और भारत होंगे आमने सामने। वनडे मैचों में अफगानिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की टीम्स खेलेंगी प्रैक्टिस मैच। तो नया सवेरा में जान लेते हैं पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और खास खबरों में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को गति देने की पहल के अनुकूल प्रधानमंत्री बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। ये संयंत्र 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र हजारों लोगों को संयंत्र में और अनुषंगिक व सहयोगी उद्योगों में रोजगार के भी अवसर देगा। वहीं प्रधानमंत्री अंतागढ़ व तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन को भी 2 तरफा बनाने की परियोजना, साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री तारों की रायपुर डेमो रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन रेल परियोजनाओं से राज्य के जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही रेल अवसंरचना में सुधार हो और नई रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को भी सीधा सुविधा मिलेगी और इलाके में आर्थिक विकास को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी आज लोकार्पण करेंगे और इस नई सड़क से सड़क कनेक्टिविटी में भी सुधार आएगा और क्षेत्रवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जगदलपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, प्रधानमंत्री का आज का जो छत्तीसगढ़ का ये दौरा है, साफ तौर पर रेल परियोजनाओं की जो सौगात है वो तो मिलेगी ही, साथ में जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे पब्लिक रैली में, उसमें भी सीधा जनता से मुखातिब होंगे। किस तरह की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल आंचल जनता से मुखातिब होंगे। 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जगदलपुर पहुंचेंगे और आप जिस तरीके से बता भी रही थी अपनी रिपोर्ट में कि 26,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं जो इस इलाके में प्रधानमंत्री सौगात देने के लिए जा रहे हैं। और ये आंचल वो इलाका है जो रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से देखे, रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से देखे तो इतना ज्यादा विकसित इलाका नहीं था दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ विकास के तमाम जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए। आदिवासियों को लेकर कई तरह की योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की। खासतौर से यहाँ के निवासियों की बड़े समय से मांग थी कि जगदलपुर जो रेलवे स्टेशन है उसको हाईटेक किया जाए, तो काफी पुराना रेलवे स्टेशन था। अब इसके अलावा बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं, खासतौर से जो महिला है, वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ा दिन, रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ा दिन, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पर रेल और रोड कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन अब आने वाले समय में ये इलाके छत्तीसगढ़ के दूसरे जो जिले हैं उनसे जुड़ पाएंगे, इसके अलावा सीधे राजधानी से जुड़ पाएंगे। तो ये बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए और खासतौर से बस्तर के निवासियों के लिए। जी नीरज, ये तो बात रही सौगात की और प्रधानमंत्री आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर लोग भी पहुंचेंगे। लेकिन साथ ही अभी अगर देखा जाए राजनीति के हिसाब से अगर नजर डालें तो इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं एक तैयारी भी रहेगी और एक उत्साह भी भरा जाएगा कार्यकर्ताओं में। देखिए, बिल्कुल उत्साह भरा जाएगा। आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री लगातार, सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए खासतौर से जो महिला है उनकी बड़ी संख्या थी और इस बार भी जैसी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और इसके अलावा जो हमने स्थानीय लोगों से बात की उनका ये कहना है तो बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी मुख्य तौर पर माहौल इस समय बना हुआ, किसी भी समय जो आचार संहिता है वो इस राज्य के लिए लग सकती है। चुनाव आयोग यहाँ पर समीक्षा बैठक है वो कर चुका है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री की एक अपनी लोकप्रियता है और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एक अलग बूस्ट मिलेगा और चुनावी समय में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से ज्यादा सीटें जीतकर देखने को भी मिलेगा। बस्तर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी इस इलाके में स्ट्रांग रही है और उस बार प्रधानमंत्री की रैली के बाद जो कार्यकर्ता है और जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनमें गजब का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ही सादी साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य में जाते हैं जहां पर विकास की परियोजनाओं का जिक्र होता है, खाली शिलान्यास या आधारशिला नहीं, जो समय सीमा के अंतर्गत योजनाएं पूरी हो जाती हैं उसके बारे में भी बात करते हैं और किसी भी राज्य के लिए ये बेहद अहम है। उस लिहाज से आज का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि ये ऐसे इलाके हैं बस्तर के जिन इलाकों में हम मौजूद हैं और खासतौर से प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, ये वो इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं और यहाँ पर विकास के जो कार्य है उस तेजी के साथ नहीं पहुंचे। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन के तहत यहाँ पर काम किया, चाहे उड़ीसा का बॉर्डर हो, इसके अलावा झारखंड का बॉर्डर हो और जो पैरामिलिट्री फोर्स छत्तीसगढ़ के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाई गई है, उनको ये कहा गया है कि विकास के काम पहुंचाने के लिए नक्सलियों को हटाना जरूरी है। बड़े पैमाने पर नक्सलियों को हटाया गया, बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ ऑपरेशन किए गए, बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो जो ब्लॉक नक्सलियों ने बना रखे थे और विकास के रास्तों को रोक रखा था, उन ब्लॉकों को हटाया और यही कारण है कि तेजी के साथ
आज छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में काम हो रहा है जो नक्सल प्रभावित थे और जहां विकास की जोर अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन पिछले 9 सालों में लगातार और तेजी के साथ इन इलाकों में काम किया जा रहा है और ये कोऑर्डिनेशन का ही नतीजा है। गृह मंत्री लगातार यह समीक्षा बैठक करते रहते हैं, यहाँ के अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं ताकि विकास के काम नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तेजी के साथ पहुंचाए जाए। हाँ सर जी, नीरज, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री इससे पहले जब अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी काफी हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भेजी जाती हैं, लेकिन कांग्रेस क्योंकि वहां पर सत्ता में है और इसीलिए वो उन योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंच देती। इस तरीके के तमाम आरोप प्रधानमंत्री लगाते हुए उस दौरान नजर आए थे। देखिए बिल्कुल, और ये आरोप कहीं ना कहीं सही थे और इनमें एक बड़ी सच्चाई है। अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाकों में हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी करी है और उन ग्राउंड रिपोर्टों में हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनको केंद्र सरकार की योजनाओं को धीमा किया गया। बड़े पैमाने पर हमने ऐसे घरों को भी देखा है कि जहाँ पर नल से जल है पहुंचाने का जो काम है वो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कई सालों से जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट में नाम है। यहाँ तक कि एक गौठान योजना शुरू की गई थी जो गाय पालक है, लेकिन उसमें भी करप्शन का जो खेल है वो खेला गया। शराब घोटाला यहाँ बड़े पैमाने पर हुआ, नौकरियों में भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, कोर्ट में मामला चला। तो ये तमाम आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की कांग्रेस सरकार को लगाए। आपने देखा भी होगा कि शराब घोटाला में तो ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उससे ये पता लगा कि राज्य सत्ता में जो नेता बैठे हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने निजी मदद करके बड़े पैमाने पर शराब घोटाला किया। तो कहीं ना कहीं करप्शन का जो खेल है वो छत्तीसगढ़ के अंदर खेला जा रहा है और उसी पर सबसे ज्यादा प्रहार प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और बहुत अहम दौरा है ये, यहाँ हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित माना जाता था बस्तर के इलाके को, कैसे अब वो विकास की नई गाथा लिखेगा। वहाँ रोजगार के जो मौके हैं वो मुहैया करवाए जाएंगे। जिस तरह से इस्पात संयंत्र को आज प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करने वाले हैं, इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी खास नजर। बिल्कुल, और इसी के साथ अन्य खबरों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं नया सवेरा में अब अगली खबरों का। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के एक दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे जो क्षेत्र हैं उससे जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज 1 की 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित भी की जाएगी। प्रधानमंत्री वहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या खास वहां रहने वाला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज 1 की पहली 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हुए बिजली उत्पादन बढ़ाने के बारे में प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना की पहले 800 मेगावाट संयंत्र के चरण 1 का लोकार्पण हो रहा है।
इसके जरिए तेलंगाना को सस्ती बिजली मिलेगी और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। ये देश में पर्यावरण हित के सभी मानदंडों को पूरा करने वाले बिजली स्टेशनों में शामिल हो जाएगा। तेलंगाना में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत पूरे प्रदेश में बनाए जाने वाले 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक CCB की आधारशिला भी रखेंगे। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रामागुंडम का जो 6000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, वारंगल में जो रेलवे कोच फैक्ट्री हो, कल जो अनाउंस किए ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदौर पार्लियामेंट में भी बहुत सारे हमारे ट्राइबल भाई बहन रहते हैं। पीएम के दौरे से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं को हर जगह खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके लिए। और आप देख ही सकते हैं कि सब महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और सभी इतनी तैयारियों में जुटी हुई है कि सब अपना घर का काम छोड़ के यहाँ पे आ चुकी है और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मोदी जी जब से आने की बात हम सुने, बहुत उत्साहित है और महिलाओं के लिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास कराया, उसके लिए तो सब महिलाओं में बहुत खुशी की बात है कि पहली बार इतने नेता है और पहली बार मोदी जी ने ये रखा। 1996 से चालू है आरक्षण, लेकिन किसी ने भी पास नहीं किया। अभी 12 सितंबर को मेरा जन्मदिन के दिन वो पास हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। सब महिलाओं को बहुत खुशी है, पहली बार महिलाओं के लिए किसी ने कुछ किया है। हमारे लिए हमारे निजामाबाद का हल्दी व्यापार का जो उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है, इससे हमारे निजामाबाद के सारे वासी बहुत ही ज़्यादा खुश है और उनके आगमन का, उनके हम आने का बहुत ही उत्सुकता से हम सभी लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से, सबकी तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत। निजामाबाद जैसे शहर में प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत उत्साहपूर्ण की बात है। और उन्होंने जो अभी संसद भवन में G20 में जो महिलाओं के आरक्षण के लिए बात की है, उसके लिए हम दुगने उत्साह से यहाँ उनके सदैव तत्पर है स्वागत के लिए। हर घर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना एवं 76 किलोमीटर लंबी सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा रेल परियोजनाओं के लोकार्पण की बदौलत तेलंगाना की रेल अवसंरचना में तेजी आ जाएगी। निजामाबाद से उर्मिलेश की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी पर और ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में तेलंगाना के निजामाबाद से हमारे संवाददाता उर्मिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले सुप्रभात आपको। और उर्मिलेश, आपसे जानना चाहेंगे आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो उनके कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारियां हैं और वहां जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह है पीएम के संबोधन को लेकर? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। और निश्चित तौर से आज प्रधानमंत्री तेलंगाना के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जैसे कि हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया है आंचल और कृतिका। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी जोश है, उत्साह है। और जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि तमाम महिलाएं, क्योंकि अभी जो महिला आरक्षण बिल संसद में पास हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में, उसको लेकर के यहाँ की महिलाओं में काफी जागरूकता है। ये कह सकते हैं कि आज जो दौरा प्रधानमंत्री का निजामाबाद का है अपने आप में बेहद खास होगा। एक तरफ जहाँ यहाँ की स्थानीय लोगों में जोश है, उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 8000 करोड़ के आसपास का लगभग का जो है यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो निश्चित तौर से आज बेहद खास दौरा है आंचल। और एक बात जरूर है कि पिछले रविवार को यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, जहां पर 13,500 करोड़ से अधिक जो परियोजनाएं थी उनका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि विकास के पायदान पर केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि तेलंगाना जो है आगे बढ़े, यहाँ के लोगों का विकास हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो या फिर जो है ये कह सकते हैं कि पावर के सेक्टर में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री पिछले रविवार को यहाँ पर आए थे तो उन्हें ट्राइबल विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, यहाँ पर जो 900 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है निर्मित होगा। साथ ही कनेक्टिविटी, जब पिछले रविवार को प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे तो खम्मम से जो है वारंगल और खम्मम से जो है विजयवाड़ा, जहां पर कि आम आदमी का जो आवागमन के साधन है उसको लेकर के और यहाँ पर जो तमाम मालवाहक गाड़ियां जाएंगी उनकी जो दूरी है वो काफी जो है जो सफर होगा वो काफी सुगम हो जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां यहाँ तेलंगाना के विकास के जो यात्रा है, विकास का जो पायदान है, उसमें एक कदम जो है और आगे बढ़ाने की बात की है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर क्योंकि निजामाबाद हल्दी के लिए जाना जाता है पूरे देश और दुनिया में, और कोविड के बाद जब प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि कोविड के बाद यहाँ पर
नहीं पूरे दुनिया में जो है हल्दी की एक पहचान बनी है। निजामाबाद अपने आप में हल्दी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड की जो बात की है, राष्ट्रीय हल्दी जो बोर्ड की बात की है यहाँ पर, उससे यहाँ के जो हल्दी उत्पादक किसान है उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से यहाँ पर पिछले 4 से 5 दिनों से लगभग हम देख रहे हैं, हमारी टीम देख रही है कि आम आदमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं बेहद उत्साह है। आंचल और कृतिका। उर्मिलेश, 2 दिनों में ये दूसरा दौरा है जब हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। हमने बात की ऊर्जा क्षेत्र की, स्वास्थ्य की, साथ ही साथ कृषि भाइयों के चेहरों पर मुस्कान लाने की। लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ ये है, प्रधानमंत्री ने जब रैली को संबोधित किया था पिछले दौरे में, तो आड़े हाथों लिया था बीआरएस की जो सरकार है उसे, और साफ तौर पर कहा था कि अब खोखले वादों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर आकर काम करना ही होगा। और इसी की एक बानगी आज हम इस दौरे से देख सकते हैं। जी निश्चित तौर से, जैसे कि आंचल हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था, पिछली बार जो पिछले बीते दिन जो है रविवार को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने जो यहाँ का केसीआर सरकार है उसको काफी आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि हम वादा नहीं करते हैं, हम जमीन पे उतारते हैं, हमारा काम जमीन पे दिखता है। और इससे यही जो है मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो जनता से वादा करते हैं उस जनता के वादे को जो है मोदी सरकार पूरी करती है। निश्चित तौर से जैसे हमारे दर्शकों को पता है आंचल की प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। निश्चित तौर से जनता से जो वादे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और तेलंगाना के आम लोगों के विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है वो लगातार प्रतिबद्ध है आम लोगों के विकास के लिए। आंचल और कृतिका। चलिए, आप उर्मिलेश इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। ये 2 अहम दौरे हैं आज एक ही दिन में प्रधानमंत्री के, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना का भी, और इसी पर हमारी रहेगी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए उर्मिलेश। बिल्कुल, और इन दोनों खबरों पर नजर तो हमारी पूरे दिन बनी ही रहेगी। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी और भी हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आइए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। कृतिका। बिल्कुल आंचल, और अगली खबर है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। दरअसल चुनाव आयोग की जो टीम है वो आज से तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर रहेगी और इस दौरान आयोग की टीम राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। इससे पहले आयोग की टीम ने 29 सितंबर को राजस्थान का दौरा किया था और अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम की पूरी घोषणा भी कर सकता है। आयोग की टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल हैं। वहीं मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, हमने लगातार जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तैयारियां तमाम जो विधानसभा राज्य हैं जिनमें चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर देखी, चाहे हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, लेकिन अब जिस तरह से तेलंगाना को लेकर दौरा होने वाला है, खास तौर पर हमने हमेशा देखा कि युवाओं को फोकस में रखते हुए लगातार ये आह्वान किया गया कि वो घरों से निकलकर वोट करें। आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे से जुड़ा हुआ?
देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग के इन 3 दिनों के दौरे की बात करें तो चुनाव आयोग क्रमबद्ध तरीके से जो विस्तृत रूप लेकर इन जो भी विधानसभा राज्य हैं वहाँ पर जाता है और इसमें उनकी पूरी कोशिश होती है कि चुनाव से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उन सभी से न सिर्फ मुलाकात की जाए बल्कि एक ऐसी बात निकल कर सामने आए जिसमें कि चुनाव के दौरान जो अधिक से अधिक वोट सामने आए, यानी कि वोट प्रतिशत सामने आए, उसका लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए। तो सबसे पहले चुनाव आयोग, जैसे कि हम जानते हैं, 3 दिनों के इस दौरे में संभवतः आज वो राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात करेगा, जिसमें कि क्षेत्रीय और जो राजनीतिक दल हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो वहां पर चुनाव लड़ेंगी, उनके प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग जो कि चुनाव में और सामाजिक रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो NGOs रहे हों, चाहे वो अन्य ऐसे संगठन जो कि लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो स्वीप के माध्यम से निभाएं या फिर उनके निजी अनुभवों के आधार पर, ऐसे सभी लोगों से चुनाव आयोग मिलता है। और इसी कड़ी में आज ये मुलाकातों का दौर रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कल संभवतः आयोग की टीम जो 33 ज़िले हैं तेलंगाना के, उनके जो सभी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, SP हैं, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, उनके साथ मुलाकात कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि जो मुख्य उनके हेड हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी बैठक करेगा, क्योंकि चुनाव की तैयारियों से संबंधित जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो सभी राज्य की जितनी भी प्रशासनिक अमला है वो आयोग के अधीन आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग, जैसे कि हम जानते हैं, जो उनका मूल लक्ष्य है कि कोई भी मतदाता न छूटे, उसमें स्वीप कार्यक्रम के तहत वो संभवतः तीसरे दिन किसी एग्जीबिशन में या वहाँ पर जो लोग उसमें कार्यक्रम में भाग लेते हैं, हमने देखा है कि राजस्थान में भी चुनाव आयोग ने वहाँ पर जो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम देखे गए और कुछ ऐसे लोग जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने में या आयोग के साथ उनका सीधा संबंध है, उनके साथ जो काम करते हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो ऐसे तमाम काम होते हैं जिसमें कि आयोग कोशिश करता है कि वहाँ एक माहौल ऐसा स्थापित हो जाए जिससे कि लगे कि यहाँ पर सभी चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और लोगों को ये बताया जाए कि वो वोट डालने के लिए इस बार जरूर आए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब फिलहाल 3 दिन का दौरा है चुनाव आयोग की टीम का तेलंगाना का। और इस दौरे के बाद में उम्मीद ये की जा रही है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनका पूरा कार्यक्रम यानी कि तारीखें और तमाम चीजों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर दे, इसका जिक्र लगातार इलेक्शन कमीशन करता आया है। अब लोग करते कुछ अन्य खबरों को और बात करते हैं जम्मू की, जहां जम्मू संभाग के राजौरी जिले के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया था। दिन भर की घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद सोमवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार छिपे हुए आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया और कल शाम राजौरी के तातापानी इलाके में दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। ऑपरेशन अभी भी जारी है, अधिक जानकारी की अभी प्रतीक्षा है, यानी कि तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपसे साझा करेंगे। और वहीं आतंकियों पर नजर रखने के लिए तमाम जो उन्नत टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लिया जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ रमेश रैना जम्मू से जुड़े हुए हैं। रमेश, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है यानी जो ज्वाइंट ऑपरेशन है वो चल रहा है, इसका टिप किस तरह से मिला और क्या कुछ पता चल पाया है कि ये आतंकवादी किस गुट के हैं और कब तक इनके सफाई के अंजाम की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए आंचल, कल एक सूचना मिली थी पुलिस को और इनको सुरक्षा बलों को कि ये जो कालाकोट इलाका है राजौरी सीमावर्ती जिला राजौरी के, वहाँ के एक बड़ो जंगल है, वहाँ पर कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो तुरंत उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों आर्मी उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। तो उनके तलाशी अभियान कल पूरा दिन चलता रहा और कल शाम को एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, जो आतंकवादी छुपे हुए थे उनके साथ कांटेक्ट हुआ। तो दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। चूंकि रात थी तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काफी वहां पर और नफरी को वहां भेज दिया और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है।
और रात को रुक रुक पर ये गोलीबारी चलती रही। आज सुबह से दोबारा ये गोलीबारी शुरू हुई है तो अभी तक चालू है। अभी ये किस ग्रुप से अभी ये पता नहीं किया था, लेकिन हाँ इस बात का अंदाजा किया जा सकता है। ये इस बात करने से कि जो कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 आतंकवादी हैं, हो सकते हैं जो कि विदेशी फॉरेनर्स हो सकते हैं, तो उनके साथ अभी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। अभी ये जिस तरह से सुरक्षा बल वहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, तो लगता है कि आज शाम तक कोई न कोई हमें कुछ अच्छा समाचार आएगा इनको मतलब ढेर किए जाने का। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस गुट से हैं। अब यहाँ ये बता दूं कि जो हमारा राजौरी है, राजौरी, पुंछ और रियासी का जिला है, क्योंकि सीमावर्ती जिले हैं। ये बता दूं कि इस साल इस एरिया में हमारे सुरक्षा बलों ने तकरीबन 30 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है इस एरिया में। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे जो दूसरी तरफ से सीमा पार से कोशिश की जा रही है कि इस तरफ के मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को धकेला जाए, लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल किस तरह से वो मतलब अलर्ट हैं कि हर किसी इन्विटेशन बिड को फॉइल करने के लिए। और यकीन ये भी है कि जो अगर आतंकवादी घुस गए हैं हमारे पे जो भी हैं, इनको जल्द ही ढेर किया जाएगा। बिल्कुल रमेश, और हमारी टीम जो है वो अलर्ट है और शायद यही वजह है कि अभी तक आतंकी अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आजल, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। बिल्कुल, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आइए उनके लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं प्रमुख खबरें यानी कि सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का करेंगे दौरा। पीएम छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आज से तेलंगाना के 3 दिवसीय दौरे पर। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी व्यापक समीक्षा। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए कैटलिन कारिको और ड्रूयू वीसमैन को नोबेल का प्राइज मिला। इनकी खोज की बदौलत mRNA वैक्सीन का विकास हो पाया संभव। खेल की खबरों में एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत और नेपाल के बीच मुकाबला जारी। आज मुक्केबाजी, किंग, कैनोइंग, स्क्वैश और बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी बिखेरेंगे जलवा। अब तक भारत ने 13 स्वर्ण के साथ जीते कुल 60 पदक। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से पहले वार्म अप मुकाबले में आज नीदरलैंड और भारत होंगे आमने सामने। वहीं अन्य मैचों में अफगानिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की टीम्स खेलेंगी प्रैक्टिस मैच। भाई अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां संत ईश्वर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इस मौके पर अलग अलग श्रेणियों के लिए समाज सेवा के साथ साथ संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले इसरो के 2 प्रमुख वैज्ञानिक ऋतु करिधल और एम श्रीकांत से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने खास बात की है। आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश। संत ईश्वर सम्मान उन लोगों को सम्मानित करता है जो पूरे मन से समाज की सेवा करते हैं। और मेरे साथ हैं 2 वो साइंटिस्ट जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। ये है इसरो के वो साइंटिस्ट जो चंद्रयान 2 मिशन से जुड़े हैं, और मेरे साथ है रॉकेट वुमन। कैसा लग रहा है आज पूरी दुनिया नहीं बल्कि वो लोग जो साइंस के बारे में जानते भी नहीं थे वो ये जानने लगे हैं कि हाँ, चंद्रमा पर भारत की विजय हुई है।
ये सही में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को या कहें तो गर्ल स्टूडेंट्स को मेनली इंस्पायर करना बहुत कठिन हो जाता है, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इस तरह की सफलताएं ज़रूर उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होती हैं कि यस हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ, और आपने तो चंद्रमा तक अपना नाम पहुंचा दिया है और आप रॉकेट वुमन के नाम से जानी जाती हैं। महिलाओं के लिए कितना बड़ा सम्मान है ये? रॉकेट वुमेन तो आप सबका प्यार है, ऐसा कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, लेकिन हाँ जब लोग इसको समझते हैं, देखते हैं और विमेन साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है उन लड़कियों के लिए जो गांव कस्बों में है। चंद्रमा पर हमने विजय हासिल करी, अब हमारा अगला निशाना है सूर्य, और आदित्य 1 के लिए आप काम कर रहे हैं। कितना आप कॉन्फिडेंट हैं? सर हम लोग पूरा जो भी काम करते हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। उसके लिए जो ज़रूरत है, जैसे हमारा प्लानिंग, ऑपरेशन, सिमुलेशन, सब कुछ 100% पूरा प्लानिंग करने के बाद ही उसको ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हम लोग लॉन्च करते हैं। और अभी आदित्य L1 जो है वो अर्थ स्फीयर से क्रॉस हो चुका है और एन रूट है L1 पॉइंट के लिए 100 दिन में पहुंच जाएगा। वहाँ पर उसका ऑपरेशन प्लानिंग भी चल रहा है। अभी जो काम करना है वो सब प्लान्ड है ऑलरेडी, हम सब कुछ काम प्लान नहीं करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला जो है वो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद और भी तमाम खबरें। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और इसे जानने के लिए सीधे चलते हैं संध्या के पास। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों की जो दुनिया है उनसे हमारे दर्शकों के लिए? जी आंचल, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट में हम अपने दर्शकों के लिए समेट कर लाए हैं वो तमाम बड़ी खबरें जो देश, दुनिया और आम नागरिक से सरोकार रखती है। और आज अखबारों ने पहले पेज पर जिसे हेडलाइन के साथ लिया है वो है कल बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जो सामने आए हैं उसे हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। और आपको बता दें कि ये भी बताया गया है अखबारों में कि बिहार की जो कुल आबादी है वो 13 करोड़ है और 13 करोड़ से ज़्यादा है, और इसमें पिछड़े, अति पिछड़े मिलाकर आबादी के करीब 2/3 नागरिक यहाँ बिहार में रहते हैं। और इसके साथ ही साथ तमाम जाति के आधार पर कितने लोग रहते हैं, धर्म के आधार पर ये जातिगत सर्वेक्षण में बताया गया है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं के माध्यम से सौगात दी है, और इसके बाद ग्वालियर में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि विकास विरोधी जो लोग हैं वो जात पात के नाम पर आज भी बंटवारे कर रहे हैं, जात पात के नाम पर आज भी बांटने का काम कर रहे हैं, और ये एक तरह से किसी पाप से कम नहीं है। और आपको बता दें कि जातिगत जो सर्वेक्षण बिहार में आया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ग्वालियर में जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो इस बात को भी कोट किया। और इस हिंदुस्तान अखबार ने आज इस खबर को हेडलाइन के साथ अपने पहले पेज पर लिया है। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान में भी विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान को सौगात दी, और यहां पर भी प्रधानमंत्री ने एक महाजनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को सीधे सीधे गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया, और उन्होंने ये कहा कि अगर अपराधों की बात आती है, गुंडागर्दी की बात आती है, महिला अपराधों से जुड़ी हुई कोई बात आती है तो राजस्थान का नंबर टॉप पर होता है, और जो कि मेरे मन को बहुत दुखी करता है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में
आगामी जो चुनाव है उसमें हमारी उम्मीद भी कमल है और हमारा उम्मीदवार भी कमल ही होगा। तो इस खबर को भी आज अखबारों ने हेडलाइन के साथ लिया है और ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने गहलोत सरकार का जो काउंटडाउन शुरू होने की बात कही और भाजपा अब सत्ता में जब आएगी तो राजस्थान को किस तरह से समृद्ध बनाएगी, ये जो वादा प्रधानमंत्री ने कल जनसभा को संबोधित करते हुए किया, उसे हेडलाइन के साथ लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार जो उपहारों में 912 वस्तुएं मिली हैं, उसके कल से ई ऑक्शन यानी कि ई नीलामी संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से शुरू हुई है। और आपको बता दें कि इससे जो आय होती है, जिससे जो पैसा मिलता है ई ऑक्शन के माध्यम से, जो उपहारों को बेचा जाता है और जो पैसा आता है उसे गंगा की सफाई में उपयोग में लाया जाता है। तो इस खबर को भी आज जनसत्ता अखबार ने अपने देश और व्यापार के पेज पर प्रमुखता के साथ लिया है। आपको बता दें कि अब तक 33 करोड़ रुपए इस तरह की पहल के साथ जुटाए जा चुके हैं और गंगा की सफाई में लग रहे हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो कल बापू की जयंती के मौके पर टीएमसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस बात पर प्रहार करते हुए, और या कहें कि इस बात पर जोरदार प्रहार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बात कही कि अब जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो लोगों को भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम कर रही है और दिल्ली की ओर रुख कर रही है और दिल्ली में डेरा डाल रही है। इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो एशियन गेम्स 2023 में कल भी भारत के नाम 3 रजत और 1 कांस्य रहे और इसके मुताबिक भारत अभी पदक तालिकाओं में चौथे स्थान पर है और भारत को अब तक कुल 60 पदक मिल चुके हैं। तो ये है आज के अखबारों की तमाम अलग अलग खबरें और अलग अलग अखबारों की प्रमुख खबरें जो कि आम जनता से सरोकार रखती है, देश और दुनिया से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम अखबार की जो दुनिया है उसकी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। और दुनिया भर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नोबेल प्राइज की। दरअसल साल 2023 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो चुकी है और चिकित्सा के क्षेत्र में हंगरी के सागन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैटालिन कारिको और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ड्रेव विस्मैन को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए दिया गया है। उनकी खोज की मदद से ही कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया है और दोनों ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शोध किया था और तब जाकर ये कामयाबी मिली थी। खबर मिस्र से, जहां के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि वे दिसंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे कार्यकाल के लिए खड़े होंगे। हाल ही के सप्ताहों में समर्थकों ने होर्डिंग और सार्वजनिक संदेशों का उपयोग कर एक अभियान चलाया जिसमें सीसी से खड़े होने का आग्रह किया गया है। उन्हें 2014 और 2018 में 97% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। ये चुनाव तब हो रहा है जब मिस्र रिकॉर्ड महंगाई और विदेशी मुद्रा की लगातार कमी से जूझ रहा है। और चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की, लेकिन फटाफट अंदाज में। आरबीआई इस हफ्ते होने वाली एमपीसी की समीक्षा बैठक में जो प्रमुख नीतिगत दर है यानी रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। खादी को युवाओं से जोड़ने के प्रयासों के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गांधी जयंती के अवसर पर आईआईटी दिल्ली के परिसर में हाल ही में नवीनीकृत किए गए खादी इंडिया के एक आउटलेट का उद्घाटन किया। एमएसएमई मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2023 तक खादी महोत्सव मनाने की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस अभियान का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न पारंपरिक और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। गूगल ने एचपी के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक का निर्माण शुरू किया है। इससे भारतीय छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित कंप्यूटिंग तक पहुंच सुगम होगी।
कमजोर मांग और देश के कुछ हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से डीजल की बिक्री सितंबर में 3% घटी। हालांकि पेट्रोल की बिक्री में हुई है बढ़ोतरी। भारत 5G मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 119वें से 72 पायदान पे छलांग लगाकर 47वें स्थान पर पहुंचा है। भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से भी आगे है। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट के एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों का आज 10वां दिन है। आज क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम पहले क्वार्टर फाइनल में नेपाल के सामने है। वहीं आज मुक्केबाजी, कायाकिंग, कैनोइंग, स्क्वैश और बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी मैदान पर अपना दम दिखाएंगे। सोमवार को महिलाओं के लॉन्ग जंप में भारत की एनसी सोजन ने रजत पदक जीत लिया। एनसी ने 6.63 मीटर के जंप के साथ रजत पर अपना कब्जा जमाया। एशियाई खेलों में महिलाओं के स्टीपल चेज में भारतीय एथलीट्स ने रजत और कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक हासिल करने में सफलता हासिल की। वहीं भारत की ही प्रीति ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 3000 मीटर रिले रोलर स्केटिंग के फाइनल में भारत तीसरे स्थान पर रहा। इस मुकाबले में चीनी ताइपे ने स्वर्ण जबकि दक्षिण कोरिया ने रजत पदक जीता। आईसीसी क्रिकेट कप विश्व कप से पहले वार्म अप मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज अपने दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारत का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। वहीं आज अन्य वार्म अप मुकाबलों में अफगानिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। तीसरा प्रैक्टिस मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। और अब खबरें ग्रामर वर्ल्ड से, लेकिन फटाफट अंदाज में। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर रचा नया इतिहास, बनाया 600 करोड़ का बेंचमार्क। जवान का विदेशों में जलवा, वर्ल्ड वाइड 1080 करोड़ पार पहुंची कमाई। थालापति विजय की आगामी फिल्म लियो का ट्रेलर 5 अक्टूबर को होगा रिलीज। ये फिल्म 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत जल्द ही लाल सलाम में नजर आएंगे। लाल सलाम अगले साल रिलीज होगी। फिल्म रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत के निर्देशन में बनी है फिल्म। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर ने 4 दिन में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। फिल्म में नाना पाटेकर, सप्तमी गौड़ा, पल्लवी जोशी, रायमा सेन और अनुपम खेर जैसे शानदार कलाकार शामिल हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 इस साल दिवाली पर होने जा रही है रिलीज। फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में। कंगना रणावत की फिल्म तेजस का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का ट्रेलर 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर जारी किया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं हमारे नए सेगमेंट योग रखे निरोग की। तो योग सूत्र की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम की। तो चलते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं ये भ्रामरी प्राणायाम। और साथ ही आज हम
इससे होने वाले जो तमाम लाभ हैं उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग में हमें लगता है अच्छा सिर्फ आसन ही आसन है, ऐसा नहीं है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, गति, ध्यान, ये सब योग का अंग है। और जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में विशेष रूप से एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, चेहरा निस्तेज हो जाना, बालों का झड़ने लगना, कानों से सुनना कम हो जाना, हृदय रोग हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, इन सब समस्या के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और ये प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आज हम समझेंगे भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करते हैं और कैसे इसके लाभ ले सकते हैं। भ्रामरी यथा नाम तथा गुणा, यानी भ्रमर गुंजन करना है। कभी कभी इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं बी ब्रीदिंग। बी ब्रीदिंग इसका सही ट्रांसलेशन नहीं है। मक्खी जैसी आवाज़ नहीं करनी, भंवरे जैसी आवाज़ करनी है। तो बम्बल बी जैसी आवाज़ करनी है, बी जैसी नहीं। इसको ध्यान से समझिए, प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। ये निरापद प्रैक्टिस है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, अपनी उंगलियों से अपने कानों के फ्लैप को बंद करेंगे। यहाँ एक गलती अक्सर सब क्या करते हैं कि कान के अंदर उंगली डालते हैं। अंदर नहीं डालना, हमारा जो ये कान का एक छोटा कान है, जो कान का फ्लैप है, उसको हमें ब्लॉक करना है इस तरह से। तो ये ज़रूर सब ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कानों को बंद किया, नासिका से ही सांस लेना है, नासिका से ही छोड़ना है। पर सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी, भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी आवाज़ क्रिएट करनी है और उसके इफेक्ट को अपने कपाल पर, अपने हृदय पर, अपने पूरे शरीर पर अनुभव करना है। धीरे से कानों को खोलेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि पूरा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो आपका खोपड़ी की तरफ है। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना, धीरे से आंखें खोल देना। ये भ्रामरी प्राणायाम का एक स्टेप है। आप इसको 5 बार रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 रिपीटिशंस तक भी लेकर के जा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट करें, प्रातःकाल या सायकाल करें। अगर अनिद्रा की स्थिति है तो सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। जी हाँ, आइए देखते हैं कैसा मौसम है आपके शहर में।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए। दिल्ली पुलिस की रेड पड़ी है, खासतौर पर न्यूज़ क्लिक से जुड़े कुछ लोगों के यहाँ पर ये रेड डाली गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज जुड़े। नीरज, क्या कुछ खास जानकारी है? न्यूज़ क्लिक पर लगातार शिकंजा कसता हुआ, तो ये जो लगातार न्यूज़ क्लिक जो भ्रामक खबरें हम कह सकते हैं कृतिका, फेक न्यूज़ सरकार के खिलाफ फैला रही थी, उसको लेकर अब हम मान सकते हैं कि शिकंजा कसता जा रहा है। और ये जो खबर है अभी इसकी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन हम ये जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के यहाँ पर रेड डाली है। तो हम मान सकते हैं कि अब शिकंजा कसता जा रहा है न्यूज़ क्लिक से जुड़े जो तमाम लोग हैं जिनके यहाँ पर दिल्ली पुलिस रेड डाल रही है। नीरज, अपडेट क्या है? बिल्कुल शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा भी था कि न्यूज़ क्लिक किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लगी हुई थी और खासतौर से चाइना के थ्रू यहाँ पर फंडिंग की जा रही थी और चाइना अपने सबसे जहाँ पर खबरें हैं उसको प्लांट कराने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी। और यही कारण है कि आज दिल्ली पुलिस दिल्ली के कई सारे इलाकों में पहुंची है, खासतौर से न्यूज़ क्लिक से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की, उनके लैपटॉप को जब्त किया है और कुछ के जो फोन है वो भी जब्त किया है। अभिषेक शर्मा के यहाँ पे दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची है। सर जी, क्या अभी तक कुछ गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी तक जो जानकारी हमें मिली है दिल्ली पुलिस के मार्फत, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनकी अभी रेड चल रही है और जो लैपटॉप और फोन्स हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से चाइना के थ्रू यहाँ पर जो पैसा है वो पहुंच रहा था, किस तरीके से चाइना यहाँ पर फंडिंग कर रही थी और देश की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश है वो चाइना की तरफ से लगातार यहाँ की जा रही थी। और ये स्पष्ट भी हो गया था कि न्यूज़ क्लिक में जो पैसा आ रहा है वो उसकी फंडिंग चाइना के थ्रू यहाँ पर पहुंच रही है। और ये तमाम इसमें नीरज कई पत्रकारों का भी नाम है और यूएपीए के अंतर्गत इसमें मामला जो है दर्ज करने की बात दिल्ली पुलिस कह रही है, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद के साथ साथ, क्योंकि दिल्ली की तो बात आप कर ही रहे हैं, जहां पर पुलिस की रेड है। देखिए, बिल्कुल ये पूरा दिल्ली एनसीआर का मामला है क्योंकि ज्यादातर इसमें जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े जो लोग हैं वो गाजियाबाद, इसके अलावा नोएडा, इंदिरापुरम यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में भी कुछ एक लोग हैं जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस, चूंकि गाजियाबाद, नोएडा उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आता है, वहां से भी कोऑर्डिनेशन करके उनके यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में हमारे साथ इतना ही। बिल्कुल, लेकिन हम आपको लिए चल रहे हैं ले, क्यों? क्योंकि वहां पर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है जिसके दौरान कई रंगारंग जो कार्यक्रम है उनकी झलकियां हैं। क्यों कृतिका? बिल्कुल, और इन झलकियों का आप आनंद लीजिए। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आज समापन भी हो रहा है, तो इन झलकियों का लीजिए आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।